हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज जो है हम ईवीएस का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज ही हम पूरा का पूरा वन शॉट कंप्लीट करेंगे यूनिट नंबर 4 को। एंड जितने भी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आज हम पूरे के पूरे इसी वीडियो के अंदर वन शॉट डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। सो मैं अब एक ही वीडियो बना रही हूँ जिसके अंदर आपका पूरा सिलेबस यूनिट नंबर 4 से लेके यूनिट नंबर जितने भी आपके बुक में दिए गए हैं 14 तक, वो सारे के सारे मैं करवाने वाली हूँ। ठीक है। तो यूनिट नंबर 4 जो है बेसिकली आपके लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज पे रहेगी। उसके बाद के जो चैप्टर्स रहेंगे वो आपके रहेंगे फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे, एनर्जी रिसोर्सेज पे। एंड ब्लॉक नंबर 3 जो है आपका बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर है। एंड लास्ट जो ब्लॉक है वो है आपका इन्वायरमेंटल एथिक्स के ऊपर। ठीक है। यानी प्रॉपर इन्वायरमेंट की पॉलिसीज प्रैक्टिस को कैसे हम जो है प्रोटेक्ट करेंगे अपने वातावरण को, तो वो है। तो वन शॉट कंप्लीट आज ही मैं करवा दूंगी क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है और मुझे बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी कराने हैं। सो यूनिट वाइज कराने में थोड़ा टाइम जो है फिर ज्यादा लगेगा, अलग अलग वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी सो दैट मैं एक ही वीडियो में सब कुछ करवा रही हूँ आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम। तो अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर आपको इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो वो भी बिल्कुल रेडी हैं। और अगर इसका गेस्ट पेपर चाहिए, गेस्ट पेपर मतलब है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स हैं जिसके अंदर लास्ट 5 सालों के पेपर जो है में जो क्वेश्चन पूछे गए थे एमसीक्यू, वो सारे हमने उसमें कवर कर दिए हैं। ठीक है। सो आप वो आराम से पढ़ सकते हो। और अगर आपको नहीं बाय करना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से। सो बेसिकली अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है। अब काफी सारी बुक्स अगर आप उठाएंगे तो आप उसमें देखेंगे काफी बड़ा डिफरेंस वगैरह दे रखा होता है, काफी सारी जो है उसके ऊपर काफी सारे पेज लिखे होते हैं, लेकिन मैं आपको इजी तरीके से डिफरेंस ही करा रही हूँ, डिफरेंस ही इजी रहेगा। ठीक है। वैसे तो अगर आप बुक खोलेंगे तो उसमें काफी डिटेल में दिया गया है, लेकिन मैं इसको जो है डिफरेंस की मदद से डिटेल में करवा दूंगी। तो सबसे पहला आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। ठीक है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो ये दोनों क्या होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू का। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो वाले रिसोर्सेज होते हैं, इट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन थ्रू आउट इट्स लाइफ, यानी इसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। बार बार इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। दे आर द एनर्जी रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड, और ये कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होते, मतलब जल्दी से खत्म नहीं होते हैं। बार बार हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली एज द अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन इज लो। ठीक है। एंड द रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, यानी ये जो हमारे वातावरण के अंदर ना अनलिमिटेड क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ठीक है। तभी ये जल्दी से खत्म नहीं होते और हम इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सनलाइट है तो आप उसको बार बार यूज कर पा रहे हो, पानी है, विंड है, ये सारी चीजें जो हैं हमारे एग्जाम्पल हैं। और भी है यूज अगेन एंड अगेन, सोलर एनर्जी है, जियोथर्मल प्लांट है। ये सारी चीजें जो हम बार बार इस्तेमाल कर पाते हैं और ये जल्दी से खत्म नहीं होती क्योंकि ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में पाई जाती है हमारे वातावरण में। और ये उसका उल्टा है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। नॉन आ गया तो इट कैन नॉट बी, यहाँ पे आएगा कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन। इसको आप बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये एक ना एक टाइम पर जो है आकर के खत्म हो जाती है, यानी कि डिप्लीटेड वन डे। ठीक है। और ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में पाई जाती है हमारे एनवायरमेंट में। दे आर द एनर्जी रिसोर्सेज विच कैन बी एग्जॉस्टेड वन डे, एक दिन तो आगे ये खत्म हो जाती है अगर हम इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, पेट्रोल है, ऑयल है, फॉसिल फ्यूल है। इसको अगर आप ज्यादा एक्सेस में यूज करोगे तो एक टाइम पे खत्म हो जाएगी। तभी आप देखते हो कि जैसे कि पेट्रोल वगैरह के प्राइसेस वगैरह बढ़ते रहते हैं, डे बाय डे बढ़ते रहते हैं। क्यों बढ़ते हैं? इसलिए बढ़ते हैं ताकि घर में अगर ज्यादा व्हीकल्स होंगे और पेट्रोल सस्ता होगा तो हम बार बार उसका अनलिमिटेड यूज करेंगे और एक टाइम पे आगे खत्म हो जाएंगे, तो आने वाली जनरेशन जो होगी, जो फ्यूचर जनरेशन होगी, वो इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। सो दैट प्राइसेस बढ़ते रहते हैं उन्हीं चीजों के, कि ताकि जो है हम अपनी लिमिट में रह के उसको इस्तेमाल करें। ठीक है। क्योंकि वो हमारी लिमिटेड क्वांटिटी में ही पाई जाती है हमारे वातावरण में। इट इज नॉट, ये हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं होती। अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन इज हाई, इसका कार्बन एमिशन हाई होता है, इसमें लो होता है। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी ओनली, ये लिमिटेड क्वांटिटी में ही पाई जाती है। ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोबारा से एक छोटा सा डिफरेंस मैं फटाफट से आपको जो है गो थ्रू करा देती हूँ। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसको हम जो है बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत अनलिमिटेड क्वांटिटी में पाई जाती है, उसे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि वाटर, सनलाइट, विंड, ये सब एग्जाम्पल हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स दैट कि ये हमारे एक टाइम पे आके खत्म हो जाती है अगर हम इसका एक्सेसिव यूज करते हैं। इसीलिए कुछ चीज़ों का प्राइजेस हमें टाइम टू टाइम जो है सरकार बढ़ाती रहती है ताकि वो एक टाइम पे आके खत्म ना हो और हम उसका लिमिटेड इस्तेमाल कर पाए। तो आई होप आपको क्लियर है ये डिफरेंस अच्छे से। अब हम समझ लेते हैं कि वाटर साइकिल एक्चुअल में होती क्या है। तो आपको वाटर साइकिल समझने के लिए ये 4 कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। ठीक है। तो वाटर साइकिल जो है, जो बेसिकली अभी हमने पढ़ा कि वो क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कि कभी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली जो वाटर है मोस्ट प्रीशियस रिन्यूएबल रिसोर्स है हमारे अर्थ पे, डिफाइनिंग आवर प्लैनेट एज अ ग्लोइंग ब्लू मार्बल फ्लोटिंग इन अ फ्रोजन ब्लैक
ऑफ स्पेस, लाइफ कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट वाटर, हम अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकते पानी के बिना। दिस इंक्लूड्स, ये सिर्फ मैं अभी पानी के बारे में बता रही हूँ आपको, दिस इंक्लूड ह्यूमन हु कैनॉट लिव मोर देन अ फ्यू डे विदाउट वाटर, कुछ दिन से ज्यादा अगर उसको पानी नहीं मिलेगा तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। ऑल्सो वाटर कवर, पानी जो है वो कवर करता है 71% ऑफ अर्थ सरफेस, फ्रेश वाटर इज लिमिटेड है हमारे यहाँ पे, 97% सॉल्ट वाटर होता है, ऑफ द रिमेनिंग 3% लेस देन 1% इज फ्रेश वाटर एंड द फ्लो इन आवर स्ट्रीम्स एंड लेक और इन स्टोर इन ग्राउंड वाटर, ठीक है, तो वहां पे भी स्टोर होता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ये वाटर के बारे में कुछ बातें बताई है मैंने। तो अगर मैं वाटर साइकिल के बारे में बात करूँ तो वाटर साइकिल क्या होती है एक्चुअल में अगर हम बात करें तो, ठीक है, द वाटर वी यूज नाउ इन द सेम सप्लाई दैट हैज बीन ऑन द अर्थ फॉर बिलियंस ऑफ ईयर, इट इज अ क्वालिटी इज रिन्यूएबल रिपीटली ऑन द नेचुरल वाटर, ठीक है। वाटर इटसेल्फ द ओनली सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड गैस सॉलिड, वो तीनों स्टेट्स में देखा जाता है एग्जिस्टेंस उसकी पानी की होती है, ठीक है। और पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है फ्रॉम ओशन से, रिवर से, लेक से, वाटर इज अ लिक्विड फॉर्म राइजेज इनटू एटमॉस्फेयर वेयर इट इज कंडेंस टू फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। तो अब आपको ये समझना है कि वाटर की साइकिल किस तरीके से चलती रहती है। तो उसके लिए 4 कॉन्सेप्ट समझने हैं आपको। मैंने अभी वाटर भी समझा दिया अलग से, और आपको रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज भी समझा दिया, और पानी हमारे लिए कितना जरूरी है वो भी बता दिया। अगर एक्स्ट्रा में कुछ पूछे तो आप वो भी लिख सकते हो। वाटर साइकिल समझने के लिए आप ये समझ सकते हो, जैसे ये बादल वगैरह बने हैं, सूरज वगैरह, हम कपड़े वगैरह धोते हैं, ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो कपड़े वगैरह अगर हम धोते हैं तो उसका जितना भी पानी होता है वो सारा, जो एक्स्ट्रा पानी होता है जो भरा हुआ होता है कपड़ों के अंदर, वो तो नीचे गिर जाता है, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा का एक्सेस पानी होता है वो ऊपर में उड़ जाता है, ठीक है, और उड़ने के बाद जब ऊपर इकट्ठा हो जाता है तो बारिश की फॉर्म में नीचे आ जाता है, ठीक है। ये सारे प्रोसेस हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखे हैं। तो वाटर साइकिल किस तरीके से काम करता है वो आपको यहाँ पे 4 टॉपिक से समझने हैं। तो जैसे होता है इवेपोरेशन क्या है, तो इवेपोरेशन के लिए आपको ये समझना है कि जब लिक्विड जो है वो वेपर में बदल जाता है तो उसे हम इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। जो मैंने अभी आपको कपड़ों वगैरह का एग्जाम्पल दिया, या फिर पानी भी आप जमीन वगैरह पे देखते हो कि काफी सारा पानी जमीन पर डाल देते हैं हम लोग, गिर जाता है, ठीक है, तो वो एक्सेस वाला तो हम कर देते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा, जो थोड़ा थोड़ा रह जाता है तो वो तो उड़ जाता है, ठीक है, वेपर की फॉर्म में उड़ जाता है। तो वही है हमारा इवेपोरेशन की, लिक्विड जो है वो वेपर में बदल गया। फिर आता है ट्रांसपिरेशन क्या होता है। तो ट्रांसपिरेशन के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, डायग्राम फिर समझ आएगा। जैसे ये मैंने यहाँ पे ना एक पेड़ की जो है पिक्चर बना दी है यहाँ पे, ट्री की, ठीक है। तो ये आप पौधा समझो एक तरीके का, जिसमें यहाँ पे इसकी पत्तियां वगैरह दी गई हैं, ठीक है, पत्तियां वगैरह समझो इसको, ये इसकी पत्तियां वगैरह हैं, और ये नीचे जड़ें हैं, ठीक है, और ये भी पत्ती है, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पे लिखा है कि ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फ्रॉम प्लांट्स लीव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो हमारा पानी होता है वो लॉस होता है, यानी कि वेपर की फॉर्म में उड़ जाता है पत्तियों से। जैसे कि मैं बताती हूँ, ये जैसे कि हमने किसी पौधे में पानी डाला तो वो जड़ों में जाता है, तो जड़ें पानी जो है वो जो है ले लेती हैं, सारा पानी ले लिया, लेने के बाद करती है पत्तियों में सप्लाई कर देती है, धीरे 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 हर पत्ती तक पानी पहुंच जाता है। तो पहुंचने के बाद जब एक्सेस में थोड़ा ऊपर जो पानी, जो अनयूज वाटर होता है वो क्या होता है, वो उड़ जाता है, ठीक है। अनयूज वाटर जो होता है इवेपोरेट हो जाता है पत्तियों से, तो उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो आप सोचो कि बारिश जो आती है वो कितने सारे प्रोसेस से मिलकर आती है, ठीक है। यानी कि कपड़े धोए तो पानी जो है ऊपर चला गया, ठीक है, पत्तियों से अनयूज वाटर है ऊपर चला गया। तो अब हम समझ लेते हैं कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन की 2 डेफिनेशन लिखी है, वैसे तो जो आसान लगे वो आप समझ सकते हो। वाटर चेंज फ्रॉम वेपर फेज, ठीक है, यानी वाटर चेंज फ्रॉम वेपर फेज टू लिक्विड फेज, यानी कि होता क्या है, गैस टू लिक्विड, इससे समझो गैस में जब लिक्विड, गैस ने कन्वर्जन दे, तो कंडेंसेशन का एक एग्जांपल समझो कि जैसे मान लो कोई ऑफिस वगैरह, बहुत सारे बच्चे जॉब करते होंगे तो देखते होंगे कि ऑफिस वगैरह जो होता है उसमें मिरर लगा होता है, ठीक है, रूम के बाहर। तो होता क्या है, जो दरवाजा लगा है वो मिरर का है, तो एसी चल रहा है, तो वहां पे जो मिरर होता है यानी जो शीशे वाला जो गेट है बेसिकली, तो उस पे क्या होता है, छोटी छोटी बूंदे सी बनी हुई आ जाती है। तो यानी कि वो किसकी वजह से होता है, कंडेंसेशन की वजह से ही होता है कि गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्जन कर रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रेसिपिटेशन क्या होता है। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, वाटर रिलीज फ्रॉम क्लाउड्स इन द फॉर्म ऑफ अर्थ, यानी कि जो हमारा पानी है, अब आप इसको ऐसे समझो प्रेसिपिटेशन को, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको बस इतना समझना है कि ये लिक्विड फॉर्म में भी होता है प्रेसिपिटेशन, सॉलिड फॉर्म में भी होता है, मिक्स फॉर्म में भी होता है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सिर्फ लिक्विड होता है, तो जी नहीं, लिक्विड भी होता है, ये सॉलिड में भी फॉर्म में भी होता है, मिक्स फॉर्म में भी होता है। वो कैसे होता है, जैसे कि आप इतना समझो कि जो भी हमारी अर्थ है, अर्थ पे जो भी हमारे ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो भी बादल वगैरह है, ठीक है, बादल वगैरह से जो भी पानी नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, क्लाउड से जो भी पानी, जो भी चीज नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, जैसे चाहे वो बारिश है, स्नो है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, प्रेसिपिटेशन कहलाती है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है।
ठीक है, तभी मैंने आपको बोला लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म में होता है, क्योंकि जो स्नो है वो आपकी सॉलिड है और जो रेनफॉल है, जो बारिश है वो लिक्विड है, तो ये दोनों भी होती है, मिक्स भी होती है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, आपका जो अब हम समझ लेते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर क्या होता है। तो बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ वाटर का मतलब है पानी को बचाना है हमने, ठीक है, और अननेसेसरी जो वेस्टेज होती है वो हमने नहीं करनी होती। तो वाटर कंजर्वेशन इज द ऑफ ओनली यूजिंग वाटर एफिशिएंटली टू रिड्यूस अननेसेसरी वेस्टेज। जो हम अननेसेसरी जो वेस्टेज करते हैं वो नहीं होनी चाहिए और उतना ही यूज करो जितना जरूरी है, ठीक है। ये नहीं कि अगर आप एक बाल्टी में नहा सकते हो तो ये नहीं कि आप 5 बाल्टी खर्च करोगे, ठीक है। और अगर आपके बर्तन एक बाल्टी में या आधी बाल्टी में धुल सकते हैं तो ये नहीं कि आप जो है 6-7 बाल्टी खराब करो, ठीक है। तो आपको अपने पानी को जो है बचा के रखना होता है, ज्यादा यूज नहीं करना, मतलब उतना ही करना जितनी की जरूरत है, एक्स्ट्रा यूज ना करें, वेस्टेज ना करें, टैप वगैरह खुला ना छोड़े। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर में क्या होता है, रिड्यूसिंग ओवर कंजम्पशन। जो हम ओवर कंजम्पशन कंज्यूम जो कर लेते हैं वो हमें कम करना चाहिए, तभी पानी बचेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि एक पर्सन के करने से ही ये बदलाव आएगा, हर किसी को ये बदलाव लाना चाहिए। उसके बाद आता है यूज रेन वाटर। हमें अपने रेन वाटर को भी इस्तेमाल करना चाहिए, बारिश वगैरह हो तो बाल्टी वगैरह जितने भी ड्रम वगैरह वो भर लेने चाहिए। टर्न ऑफ टैप्स यानी कि नल का खुला नहीं छोड़ना चाहिए, अगर लीक कर रहा है तो उसको टाइमली सही कराना चाहिए, ये नहीं कि हम जो है बाल्टी भर भर के उसको ऐसे फेंक रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। इसमें क्या होता है, ये एक तरीके का प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिजॉल्व सॉल्ट, यानी जितने भी हमारे डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं या मिनरल्स होते हैं फ्रॉम सेलाइन वाटर से, ये रिमूव करता है। द प्रोसेस रिमूविंग यानी कि क्या, डिसैलिनेशन ही है ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे डिजॉल्व सॉल्ट्स एंड मिनरल को सेलाइन वाटर से रिमूव किया जाता है, सच एज सी वाटर, टू मेक इट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन और इंडस्ट्रियल यूज के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। नेक्स्ट आता है आपका नॉन रिन्यूएबल लैंड रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है, इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे लैंड है तो ये किसके द्वारा, नेचर के द्वारा प्रोड्यूस हुई है, जिसको हमने खुद तो क्रिएट नहीं किया। जब हम पैदा हुए थे तो हमें बाय बर्थ देखने को लैंड वगैरह मिली थी। तो लैंड इज अंडर ग्रेट प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। और इसके ऊपर तो मैं जितनी लाइनें बोलूँ उतनी कम है। आज हमारे लैंड पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने के कारण, तो इस चीज के बारे में कभी हमने सोचा नहीं, बट अगर हम इसके बारे में थोड़ा ध्यान पूर्वक सोचें तो बहुत प्रेशर है हमारे किसके ऊपर, लैंड के ऊपर, ठीक है, पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो लैंड पे प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमारे रिसोर्सेज को भी कहीं ना कहीं खराब कर रही है। लैंड मैनेजमेंट में क्या होता है, हाई पॉपुलेशन रिक्वायर मोर लैंड फॉर कल्टीवेशन, यानी कि अगर पॉपुलेशन जनसंख्या ज्यादा है तो हर चीज ज्यादा यूज करेगी, यानी कि उसको खाने को भी ज्यादा चाहिए, ठीक है। अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा आबादी बढ़ रही है। मैंने सिर्फ भारत देश के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आबादी बढ़ती जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, तो हमारे को ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से जो है कि जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो ज्यादा हम लोगों को जो है खाने को चाहिए, सब्जियां, फ्रूट्स, ये सब चाहिए, और फिर उससे फिर वेस्ट भी होगा, पैदा ज्यादा होगा, तो हमारा जो बैलेंस है जो लैंड का वो बिगड़ता चला जाएगा, ठीक है। तो लैंड मैनेजमेंट इस तरीके से है। एसेंशियल रिसोर्सेज कौन से, यूज फॉर वेरियस पर्पस के लिए हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो लैंड मैनेजमेंट है वो आप जो है अपनी बुक से भी इसको एक्स्ट्रा में अगर पढ़ना चाहो तो आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका। उसके बाद जो है हम अपना चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। और कुछ टॉपिक ये भी हैं इस तरीके से कि लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है। तो बेसिकली लैंड डिग्रेडेशन में क्या होता है, कैन बी डिफाइन एज द एट एनी चेंज इन द लैंड दैट रिड्यूस ऑन its condition or quality, hence a productivity or productive potential. It occur whenever the natural balance in the landscape are changed by human activity. यानी कि जो हमारी लैंड डिग्रेडेशन होती है, यानी लैंड की जो वैल्यू है वो डिग्रेड होती जा रही है। जैसे कि इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी अराइज हो रही हैं, जैसे कि सॉइल एसिडिटी होना, ठीक है, लॉस ऑफ फ्लोरा फौना, ये सब चीजें लॉस हो रही हैं, ठीक है। कॉज क्या है हमारे लैंड डिग्रेडेशन के, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ का कटना, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर ज्यादा कर रहे हैं, यानी हम अपनी लैंड पे
एक्स्ट्रा उगाई जा रहे हैं, मतलब सब्जियां नहीं पक रही, स्टिल हम फटाफट उगा रहे हैं और उसमें इंजेक्शंस लगा रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, ठीक है। क्योंकि पॉपुलेशन को कुछ ना कुछ तो खाने के लिए चाहिए ना, अब उनके पेट में कुछ भी जाए, ठीक है, इंजेक्शंस लगे हुए हैं फ्रूट्स में, सब्जियों में, स्टिल हमें कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। तो एग्रीकल्चर जो है ओवर ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने की वजह से भी हमारे को यहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं। तो आई होप आपको क्लियर। अब हम समझते हैं सॉइल इरोजन क्या होता है। तो सॉइल इरोजन में क्या होता है कि मान लो ये हमारी जो है लेयर है, अपर मोस्ट लेयर है, ठीक है, सॉइल की अपर मोस्ट लेयर है, जब वो एक जगह से, ठीक है, ऊपर वाली जो लेयर है वो हट के किसी दूसरी प्लेस पे चली जाती है ड्यू टू नेचुरल, जैसे हम बोल सकते हैं कोई फ्लड आ गया, कोई बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, ठीक है, ये सब की वजह से जब हमारी सॉइल की अपर मोस्ट लेयर जो है वो बिल्कुल ही जो है सब कुछ हट जाता है और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, तो उसे हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर टॉप सॉइल जो होती है ऑफ द फील्ड कंटेनिंग, क्योंकि जो हमारी टॉप सॉइल होती है वो कंटेन करती है हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और मिनरल्स ना वॉश अवे हो जाते हैं, क्योंकि बाढ़ वगैरह आती है या जितनी भी आपके फ्लड्स वगैरह आते हैं या जो भी ये नेचुरल डिजास्टर वगैरह आता है, तो उससे क्या होता है जो सॉइल की जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो बहुत फर्टाइल होती है और वो अपने साथ जैसे ही बाढ़ वगैरह आती है तो अपने साथ उसको उड़ा करके ले जाती है, तो उसे हम सॉइल इरोजन बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। उसके बाद क्या होता है कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज को अगर हम समझें, देखो जंगल जंगल फॉरेस्ट रिसोर्सेज है ना, तो वो इकोनॉमिक है, सोशल है, इकोलॉजिकल है। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज में आते हैं गुड्स वगैरह आते हैं, सामान वगैरह जैसे हम लोग सेल वगैरह करते हैं, ये सब आता है। सोशल में आता है आपका स्पिरिचुअल, एथिकल, ये सारी जो समाज की चीजें आती हैं वो सारे रिसोर्सेज आते हैं। इकोलॉजिकल में आता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ क्लाइमेट हो गया, मॉडर्नेशन ऑफ क्लाइमेट हो गया, तो ये सारी चीजें इकोलॉजिकल में आती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जो टॉपिक है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपका डिफॉरेस्टेशन कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये पेड़ है, पेड़ को सीधा काट दो, ठीक है, कट कर दो, तो वो क्या है, डिफॉरेस्टेशन है। तो यानी फॉरेस्ट सॉइल कंटेन मच ऑर्गेनिक मैटर, करेंटली 12 मिलियन हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट आर क्लियर्ड एनुअली, यानी कि हर साल 12 मिलियन हेक्टर जो फॉरेस्ट है उसको क्लियर करा जा रहा है, करंटली का डेटा अगर हम बताए तो डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। पेड़ों की कटाई क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, मेट्रो सिटीज हो रही हैं, मेट्रोज आ रही हैं, मॉल्स वगैरह बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज बन रही हैं, जिसकी वजह से पेड़ कटता जा रहा है। और अगर पेड़ कटेगा तो हमारे को यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। बट स्टिल हमारे यहाँ पे हम हैबिचुअल हो चुके हैं उस चीज के कि हमने जितने पेड़ काटे उसके बदले क्या हमने सोचा कि हम इतने पेड़ लगाएं, कभी सोचा इस बारे में, नहीं सोचा। तो बेसिकली जो डिफॉरेस्टेशन एक प्रोसेस है, फेलिंग ट्रीज, ठीक है, एक तरीके का डिफॉरेस्टेशन रेफर्स टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर लैंड दैट इज द परमानेंटली कन्वर्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। तो बेसिकली जो कॉजेज हैं वो क्या है वो हम एक बार समझ लेते हैं डिफॉरेस्टेशन के, ठीक है। तो अगर हम कॉजेज के ऊपर बात करें, ठीक है, या कॉन्सिक्वेंस के ऊपर बात करें, तो इफेक्ट और रिजल्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहला आता है कि CO2 का बढ़ना, ठीक है। भाई अगर पेड़ वेड़ कटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, कमी आ जाएगी हमारे रिसोर्सेज में, जो चीज हमें पेड़ों से मिल रही थी वो मिलनी कम हो जाएगी, क्लाइमेट में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा और फ्लड्स वगैरह भी ज्यादा आएंगे। तो ये इफेक्ट्स एंड रिजल्ट देखने को मिलते हैं डिफॉरेस्टेशन से। कॉजेज क्या है हमारे डिफॉरेस्टेशन के, क्या क्या कारण है, सबसे पहला एग्रीकल्चर, ठीक है, पॉपुलेशन का बढ़ना, भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनको कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए चाहिए, ठीक है। तो उस जगह पे हम सोचते हैं कि खेती बाड़ी कर लें, या फिर जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस पर हम कोई दुकान वुकान खोल लें या मॉल्स बना लें, ये सब। अर्बनाइजेशन अभी आपको पता ही है, शहरीकरण हो रहा है, ठीक है, जहाँ खेती बाड़ी हो रही थी वहां हटा के वो क्या कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे खेती बाड़ी होनी चाहिए थी वहां पे मॉल्स वगैरह खड़े हो रहे हैं, स्कूल्स वगैरह बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं जहाँ से पैसा है। सॉइल इरोजन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एग्रीकल्चर की वजह से डिफॉरेस्टेशन का कॉज है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा बेसिकली बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है, आपको बस ये समझना है कि बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स होता है लाइफ एंड डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या चीज होती है आपको ये समझना है बेसिकली, कि जो हमारी लाइफ की जो वेराइटी के ऊपर बात हो रही है, यानी डिपेंड अपॉन अनदर लिविंग थिंग्स, यानी कि आपको ये समझना है कि जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, तो जो बायोडाइवर्सिटी है इसमें क्या होता है कि एक जो भी हमारे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स जो हैं वो अनदर जो स्पीसीज पे डिपेंड है, तो उसे हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। जिसका बेस्ट एग्जांपल है अमेजोन रेन फॉरेस्ट, ठीक है। जैसे कि अगर मैं 3 मिलियन से भी ज्यादा हमारे अर्थ पे स्पीशीज है, ठीक है, 2500 से भी ज्यादा ट्रीज है, और लगभग 2000 के आसपास बटरफ्लाईज हैं। तो इस तरीके से जो है वो हमारे वातावरण के अंदर इतने स्पीसीज हैं जो कि आपको हमारे अपनी बायोडाइवर्सिटी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसको ना एक और अनदर नेम भी है, और यहाँ पे बताया गया है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है
वो कॉइन्ड बाय WG रोजन 1985। ठीक है, तो ये ईयर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से उसके बाद आता है आपकी वेराइटी, वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इन अ गिवन एरिया कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। वही बात आ गई कि जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो वेराइटी है गिवन एरिया में, तो उसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ह्यूमन, प्लांट, एनिमल, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं, इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, मेराइन एंड अदर इक्वेटिक इकोसिस्टम इसके अंदर आते हैं। ठीक है, लेवल क्या है बायोडाइवर्सिटी का? जेनेटिक। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी जो है उसके कुछ वेरियस लेवल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ समझ रहे हैं कि सबसे पहले तीन हमारे यहाँ पे लेवल्स आते हैं। एक तो आता है स्पीसीज डाइवर्सिटी, एंड सेकेंड वन इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, एंड थर्ड वन इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसके डिफरेंस को अभी हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जो हमारा जेनेटिक होता है, ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जेनेटिक की। तो जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है बेसिकली रेफर्स टू द वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक मेक अप विद इन स्पीसीज विच इज ट्रांसफर अक्रॉस जनरेशन। जो जनरेशन टू जनरेशन जो होती है वो ट्रांसफर होती रहती है, यानी वेरिएशंस ऑफ जीन विद इन स्पीसीज, जैसे पेरेंट्स पेरेंट्स से जो चीज कोई चीजें सिमिलर होती है वो बच्चे में आ जाती है, तो इस तरीके से रहता है। ठीक है, इट कुड रेफर टू द डिफरेंस इन जेनेटिक मेकअप अमंग्स डिफरेंट पॉपुलेशन एट सेम स्पीसीज, सच एज द थाउजेंड ऑफ ट्रेडिशनल राइस वेराइटीज इन इंडिया। इंडिया के अंदर हम चावल की वैरायटी की ट्रेडिशनल राइस वेराइटीज की बात करें, या फिर जेनेटिक वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ अ सिंगल स्पीसीज विच इज हाई अमंग इंडियन एंड वेरी लो अमंग अफ्रीकन्स। ठीक है, तो इस तरीके की अगर हम बात करते हैं तो वो किसकी बात होती है? हमारे जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात होती है। ठीक है, और जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो मेजरमेंट वर अप्लाइड मेनली टू स्पीसीज एंड पॉपुलेशन हेल्ड इन जूज, गार्डन। ठीक है, जू वगैरह हो गए, ठीक है, गार्डन्स हो गए, बट नाउ आर ऑल्सो बीइंग अप्लाइड टू वाइल्ड स्पीसीज। ठीक है, अगर हम स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करें, सेकेंड वन की बात करें, तो वो है जो भी हमारी स्पीसीज होती हैं, जैसे कि तरह तरह की स्पीसीज हमारी बायोडाइवर्सिटी में पाई जाती है। तो जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है रेफर्स टू एन इमोरस नंबर ऑफ, यानी अनलिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू द इंटरैक्टिंग ग्रुप्स और पॉपुलेशन और डिस्टिंक्ट स्पीसीज और सब स्पीसीज, यानी स्पीसीज जो होती हैं उनका आगे सब स्पीसीज होती हैं जो कि उनके नीचे की कैटेगरीज होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ फॉर एग्जाम्पल दिया गया ना, आइसलैंड विद 2 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड 1 स्पीसीज ऑफ फ्रॉग हैज मोर टेक्सोनोमिक डाइवर्सिटी, ठीक है, देन एन आइसलैंड विद 3 स्पीसीज ऑफ बर्ड बट नो फ्रॉग्स। ठीक है, और ये भी एग्जांपल आप दे सकते हो कि जैसे स्पीसीज है तो 4500 स्पीसीज ऑफ मैमल्स हैं और 10,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स पाई जाती है। तो इस तरीके से काफी सारी स्पीसीज जो है अलग अलग कैटेगरी की वो हमारे स्पीसीज डाइवर्सिटी में देखी जाती है। नेक्स्ट आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या बताता है वो हम एक बार समझ लेते हैं। This refers to the variety of association among organisms and within the with the environment for utilizing resources। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि वेरिएशंस देखे जाते हैं बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम, जैसे कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, इस आपस में जो इंटरैक्ट करते हैं ना वो हमारे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसके ऊपर वैसे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है बट जो मेन मेन है वो मैंने आपको इसमें समझा दिया। आई होप आपको क्लियर है। अब हम समझ लेते हैं जैसे बायोमास होता है, तो बायोमास में क्या होता है? प्रोवाइड हीट, हीट को प्रोवाइड करता है, गैस हो गया, फ्यूल, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसके एग्जांपल्स है। सोलर एनर्जी क्या होता है बेसिकली? तो सोलर एनर्जी एक रेडिएंट लाइट है एंड हीट फ्रॉम द सन दैट इज हार्नेस्ड यूजिंग अ रेंज ऑफ एवर इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी सच एज सोलर हीटिंग। ठीक है, सोलर थर्मल एनर्जी, मॉल्टन सॉल्ट पावर प्लांट्स एंड आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस। तो ये सारी किसके एग्जांपल्स हैं? सोलर एनर्जी के हैं। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। एंड जो सोलर एनर्जी है बेसिकली, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और भी इसके बारे में काफी सारी चीजें बताई गई हैं कि ये क्या क्या काम कर सकता है। तो बेसिकली जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग फोटो वोल्टिक सोलर सेल्स, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर हो गया, जनरेट हाइड्रोजन यूजिंग फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हो गए, हीट एंड कूल एयर थ्रो यूज ऑफ सोलर चिमनीज वगैरह को हम यूज कर सकते हैं। मतलब हीट और कूल जो होता है, गर्म और ठंडा एयर जो होती है, थ्रो किसके द्वारा होता है? सोलर चिमनी के द्वारा यूज करके हम कर सकते हैं। हीट बिल्डिंग हो गई डायरेक्टली थ्रू पैसिव सोलर बिल्डिंग डिजाइन हो गए। ठीक है, सोलर ओवंस हो गए, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? सोलर एनर्जीज के हैं। ठीक है,
आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट आता है जियोथर्मल एनर्जी, वो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, जैसे मैग्मा वगैरह, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। विंड एनर्जी क्या होती है? विंड पावर कह लो या विंड एनर्जी कह लो, बात एक ही है। इज द यूज ऑफ एयर फ्लो थ्रू विंड टर्बाइंस टू प्रोवाइड द मैकेनिकल पावर टू टर्न इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हो गए, ट्रेडिशनली टू डू अदर वर्क लाइक पंपिंग करना, ठीक है। विंड पावर एक सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल ऑल्टरनेटिव टू बर्निंग फॉसिल फ्यूल, हैज अ मच स्मॉलर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट, बहुत कम इम्पैक्ट आता है हमारे वातावरण में, और ये भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको विंड एनर्जी के बारे में, जिसमें आपको क्या बताया गया, विंड पावर जो होता है वो एक तरीके का सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल ऑल्टरनेटिव है टू बर्निंग फॉसिल फ्यूल, ठीक है, एंड हैज अ मच स्मॉल। अब हम समझते हैं कन्वेंशनल एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होता क्या है। तो देखो भाई, अभी मैंने आपको पढ़ाया था नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल, तो अगर आपको वो समझ आ गया तो आपको ये भी समझ आ जाएगा। तो देखो कन्वेंशनल एनर्जी में क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, और यहाँ पे आता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो कन्वेंशनल है वो नॉन रिन्यूएबल है, और जो नॉन कन्वेंशनल है वो रिन्यूएबल है, ठीक है। अब ये क्या है, कन्वेंशनल एनर्जी क्या होती है, लिमिटेड होती है, मोर मनी की जरूरत होती है, और इससे पोल्यूशन होता है। इसका एग्जांपल है कोल, ऑयल, ऑयल हो गया, फ्यूल हो गया, पानी हो गया, ये कन्वेंशनल होते हैं एनर्जी में, ठीक है। और ये क्या है, ये अनलिमिटेड होते हैं, लेस अमाउंट में होते हैं, कोई पोल्यूशन नहीं फैलाते, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास, ठीक है। बस उल्टा करना है जो आपको समझाया था। आई होप आपको क्लियर है। फिर से समझो, कन्वेंशनल एनर्जी में क्या होता है, बेसिकली नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पाए जाते हैं, जैसे कि ये पोल्यूशन ज्यादा फैलाते हैं, कोल, ऑयल, फ्यूल, वाटर, ये सब। और नॉन कन्वेंशनल में क्या होता है, ये कोई पोल्यूशन नहीं फैलाते, कम अमाउंट में होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, और ये विंड एनर्जी, बायोमास, सोलर एनर्जी, ये सब सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट आता है बायोमास क्या होता है। अब हमारा टॉपिक आता है मैन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट्स। कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, यानी कि ह्यूमन जो है, इंसान जो है, वो फाइट कर रहा है अपनी जरूरतों के लिए, लाइक लैंड, फूड, ये सब चीजें हैं। और इसमें क्या हो रहा है, डे बाय डे जो हमारी स्पीसीज है वो मरती जा रही है, ठीक है। यानी कि जो इंसान है वो, उसको खाने को कुछ ना कुछ चाहिए, तो काफी सारी स्पीसीज मछली वगैरह खा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, काफी सारी स्पीसीज मर रही है। इसलिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाए गए, काफी जगह जो है फिशिंग करना जो है बैन हुआ है। एंड इसका एक एग्जांपल मैंने लिया है, एलिफेंट डिस्ट्रॉइंग क्रॉप, जैसे कि जो हमारे हाथी वगैरह हैं वो क्रॉप्स वगैरह डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। एंड लीपर्ड्स अटैक कर रहे हैं लाइफ स्टॉक्स पे। तो ये सारे कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली यही है कि जो हमारे रिसोर्सेज है, अगर डे बाय डे स्पीसीज खत्म हो जाएंगी तो हमारे जो रिसोर्सेज है बहुत लिमिटेड है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से रिसोर्सेज में कमी आ रही है, स्केर्सिटी आ रही है, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है जो लड़ाई चल रही है। क्योंकि आपको मैंने अभी कुछ देर पहले ये टॉपिक में समझाया कि मेन जो कॉज है वो पॉपुलेशन का है। जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होती तब तक ये सारी दिक्कतें चलती रहेंगी। क्योंकि अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो रिसोर्सेज में कमी आएगी, रिसोर्सेज में कमी आएगी तो लड़ाई झगड़े तो ऑटोमेटिकली होने ही होने हैं, ठीक है। और अगर लड़ाई झगड़े होंगे तो इंसान एक टाइम पे मर जाएगा और सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फिर आता है नीड फॉर कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी की, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करके रखने की क्या नीड पड़ गई। तो एक होती है ऑन साइट कंजर्वेशन, जिसको इन सितु बोलते हैं, ऑफ साइट को हम एक्स सितु बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जैसे कि इसके कुछ मीनिंग हम समझेंगे कि एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो ये आपकी बुक में भी दिया गया। इन सितु की अगर हम लोग पहले बात करें, मतलब इसकी बात करें, तो इसमें आता है द कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज इज बेस्ट डन बाय प्रोटेक्टिंग हिज हैबिटेट अलोंग विद ऑल द अदर स्पीसीज दैट लिव इन इट नेचर। दिस इज नोन एज इन सितु कंजर्वेशन, ठीक है। जिसमें आपको काफी सारे इसके एग्जांपल्स दिए गए, जैसे बताया गया दीज शुड कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क बनाते हैं, नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, ठीक है। तो बेसिकली ये इसके एग्जांपल्स हैं जो आपको समझ आ रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब इसके आते हैं, ठीक है। तो और इसमें क्या आता है, ऑफ साइड में आता है, जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, जूलॉजिकल पार्क है, बोटेनिकल गार्डन है, ये सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में होते क्या हैं, ठीक है। इनका एक बार डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। तो इन सितु कंजर्वेशन में क्या होता है कि द कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज इज बेस्ट डन बाय प्रोटेक्टिंग, वो लोग अपने प्रोटेक्ट करते हैं अपने हैबिटेट को अलोंग विद ऑल द स्पीसीज दैट लिव इन द नेचर, जो कि नेचर में सर्वाइव कर रही हैं। अब आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व पे कि ये है क्या। तो बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, ये स्टैब्लिश हुआ था बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए फ्लोरा एंड फोना को, फ्लोरा एंड फोना को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टैब्लिश किया गया था। और ये जो रिजर्व प्रोग्राम था वो स्टार्ट हुआ था बाय यूएनईएससीडी इन 1971, ठीक है। जिसका मकसद क्या था, प्रोवाइड करना लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें क्या है कि हमारे एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनको कंजर्व करके रखना है, सो दैट जो हमारी
आगे की जो लाइफ है वो चलती रहे, क्योंकि ये बच फ्लोरा एंड फोना पे काम करेंगे, वो प्रोटेक्ट रहेंगे, तो जो हमारी लाइफ है वो आगे सही ढंग से सर्वाइव हो पाएगी, क्योंकि हम एक दूसरे पे निर्भर है। इसका एग्जाम्पल है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया अच्छे से कि क्या है ये। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम आते हैं तो वो है हमारा पॉल्यूशन का। ठीक है, पॉल्यूशन की एक डेफिनेशन है। पॉल्यूशन आप लोग सब जानते हैं, जैसे आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपको बहुत सारा पॉल्यूशन देखने को मिलता है। गाड़ियों से जो धुआं निकल रहा है, या फिर फैक्ट्री से जो गंदा पानी है, गंदा जो धुआं वगैरह निकल रहा है, काफी सारी चीजें जो हो रही हैं वो आपकी पॉल्यूशन में काउंट होती हैं। पॉल्यूशन इज अनफेवरेबल ऑल्टरेशन ऑफ आवर एनवायरमेंट मेनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, कि इंसान कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देता है जिससे गंदा वेस्ट या गंदा धुआं वगैरह निकलता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट होता है हमारे वातावरण में, उससे काफी सारी बीमारियां बढ़ती है हमारे एनवायरमेंट में। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट क्या है? अ पोल्यूटेंट इज अ सब्सटेंस विच क्रिएट सम अनस्टेबल चेंज इन आवर एनवायरमेंट, यानी कि पोल्यूटेंट एक तरीके का सब्सटेंस है जो कि क्रिएट होता है सम अंडरस्टेबल चेंजेस, कुछ वातावरण में कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये क्रिएट होता है, पोल्यूटेंट जिसे हम बोलते हैं। और पोल्यूटेंट दो टाइप का होता है, वन इज बायोडिग्रेडेबल एंड सेकंड वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। तो आपको बस इतना याद रखना है, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट क्या होता है, दिस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, यानी कि हम इसको छोटे छोटे सब्सटेंस में ब्रोक डाउन कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल को क्या होता है कि हम इसको सिंपल या सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। और इसमें क्या होता है, दे कैन बी रिसाइकिल नेचुरली, हम इसको रिसाइकिल कर सकते हैं नेचुरली, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। द वेस्ट आर मेड अप ऑफ नेचुरल, और ये इंसान के द्वारा ही वेस्ट जो है प्रोड्यूस होता है। जैसे गार्डन का वेस्ट है, पेपर है, ये सब चीजें हम कॉपी यूज करते हैं, पेज फाड़ के फेंक देते हैं, ये सारे हो गया। या फिर कोई और हमने कुछ कागज यूज कर लिया, गार्डन का वेस्ट हो गया। ऐसे बहुत तरह के जो इसके अंदर एग्जाम्पल्स जो है आप देख सकते हो, आपकी बुक में दिए गए हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है इसका मैं एग्जाम्पल आप लोगों को बताऊं तो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट की अगर मैं बात करूं तो उसमें आ जाता है आपके पेपर, गार्डन वेस्ट, डोमेस्टिक सीवेज, आर्गो वेस्ट हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गई, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ये जो है ब्रोक डाउन हो सकते हैं। ठीक है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या आता है, जैसे मेटल है, प्लास्टिक है, एक्सेट्रा, दीज कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, इसको आप सिंपल सब्सटेंस में तोड़ नहीं सकते, जैसे प्लास्टिक को, मेटल को, ये सब दे कैन रिसाइकिल नेचुरली, इसको आप रिसाइकिल नेचुरली नहीं कर सकते। द वेस्ट आर मेड अप ऑफ सिंथेटिक मटेरियल, ये सिंथेटिक मटेरियल की वजह से ये वेस्ट जो है वो उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें ये जो है यहाँ पे समझाया गया है कि दीज रिमेन इन अनचेंज फ्रॉम द एनवायरमेंट। ठीक है, अब फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम सच एज पेस्टिसाइड, हैवी मेटल्स, रबर, न्यूक्लियर वेस्ट, ये सारी चीजें आती है। प्लास्टिक ऑल्सो फॉल इन द सेम कैटेगरी, इसी कैटेगरी में वो पाया जाता है। ठीक है, तो बस इतना सिंपल सा समझना है कि जो ब्रोक डाउन हो सकता है सिंपल सब्सटेंस में वो बायोडिग्रेडेबल है, और जो नहीं हो सकता वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट पोल्यूशन कॉजेस, कि भाई हमारे वातावरण के अंदर जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है उसके क्या क्या कॉजेस है, किस वजह से हमारे वातावरण में पोल्यूशन बढ़ रहा है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का कटना। ठीक है, भाई पेड़ कटेंगे तो आप सोच सकते हो कि पेड़ कटने से क्या होता है, बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन होना। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है डिफॉरेस्टेशन इसका। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जो इंडस्ट्रीज हैं, कंपनियां बनती जा रही हैं। ठीक है, तो इस वजह से इंडस्ट्री हैव बीन पोल्यूटिंग आवर एनवायरनमेंट, वो हमारे वातावरण को, यानी कि हमारे वातावरण को जो है पोल्यूट कर रही है। गंदा पानी निकल रहा है, उसी में हम कूड़ा फेंक रहे हैं तो पोल्यूशन पैदा हो रहा है। गार्बेज बर्निंग, हम कूड़ा जलाते रहते हैं, उससे भी पोल्यूशन पैदा होता है। ठीक है, जगह जगह गली में अब बहुत सारे लोग हैं कि कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं और जो है वहीं पे उसको जला देते हैं। वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा है। ठीक है, सीवेज इनटू रिवर इनटू सीज, ये भी एक समस्या है, ये भी पोल्यूशन पैदा कर रही है कि सीवेज इनटू रिवर एंड सी। ठीक है, गंदा गंदा पानी निकल रहा है, उसमें हम कचरा वचरा फेंक देते हैं। ठीक है, अपनी यमुना ये सबको गंदा करते रहते हैं, तो पोल्यूशन ही बनना है। वेरियस टाइप ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन कितने तरह का होता है, नॉइस है, एयर पोल्यूशन है। अब हम समझ लेते हैं कि एयर पोल्यूटेंट के क्या टाइप्स होते हैं। तो 3 टाइप्स होते हैं, वन इज नेचुरल पोल्यूटेंट, सेकंड वन इज प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड थर्ड वन इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो नेचुरल, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो नेचुरल पोल्यूटेंट मतलब है, नाम से ही क्लियर है, नेचुरल है, ये क्या है, नेचुरल। ठीक है, तो नेचुरल में एक्चुअल क्या होता है, नेचुरल पोल्यूटेंट इज एन एयर पोल्यूटेंट इमिटेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज फॉरेस्ट फायर स्टार्टेड बाय लाइटनिंग, डिस्पोजल ऑफ पोलन, सॉइल इरोजन का होना, वोल्केनो का फटना, ये सारी चीजें नेचुरल पोल्यूटेंट होते हैं जो खुद से होते हैं। जैसे आग वाग लग गई जंगलों में, फॉरेस्ट में। ठीक है, किसी भी कोई भी लाइटनिंग की वजह से, या डिस्पोजल ऑफ पोलन्स हो गया, सॉइल इरोजन का होना। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट आता है प्राइमरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट एक तरीके का एयर पोल्यूटेंट है, इमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम अ सोर्स। इट कैन बी सेड अ हार्मफुल केमिकल दैट डायरेक्टली एंटर
द एयर, जो एयर में एंटर करता है और रिजल्ट क्या देता है, नेचुरल इवेंट देता है या ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कोयल, कोयला जो होता है ऑयल है, नेचुरल गैस है, वुड का बर्न होना, जलना, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड आर फॉर्म, उससे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ लिखा है। एग्जाम्पल में हम नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोकार्बन एक्सेट्रा लिख सकते हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में क्या होता है, ये मिक्सचर होता है किसका, पीपी प्लस एनपी का, यानी कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट प्लस नेचुरल पॉल्यूटेंट को दोनों को मिक्सचर जब करते हैं तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाता है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर है। इसका डायग्राम भी मैं आप लोगों को एक बार यहाँ से दिखा देती हूँ। ये इस तरीके का ये डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट का। यहाँ देख सकते हो ये प्राइमरी है, ठीक है, ये सेकेंडरी है आपका, ये नेचुरल, ये इस तरीके से है, सोर्स है, या आपकी ये गाड़ी है, ये स्टेशनरी है, तो इस तरीके से दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट में देखो क्या लिखा है, नॉट डायरेक्टली इमिटेड एज सच बट फॉर्म व्हेन अदर पोल्यूटेंट प्राइमरी पोल्यूटेंट रिएक्ट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स कौन से हो सकते हैं, तो भाई ओजोन वगैरह इसका एग्जांपल है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट इंक्लूड ओजोन हो गया, विच इज फॉर्म व्हेन हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होती है बेसिकली वो कंबाइन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो बेसिकली होता यही है इसके अंदर कि आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि जो मैंने अभी समझाया वो आपको अच्छे से समझ आ गया, समझ आना चाहिए, सो दैट आप बनाकर लिखें या फिर एमसीक्यू जैसे भी आया आप कर पाएं, ठीक है। नेक्स्ट आता है वाटर पोल्यूशन, ठीक है। इसके बारे में तो आपने बहुत बार सुना भी होगा। वाटर पोल्यूशन में क्या होता है कि पानी के अंदर जब पोल्यूशन पैदा होता है तो उसे हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। जब हमारी वाटर की क्वालिटी गिर गिर जाती है, बहुत हद तक गिर जाती है, तो उसे हम वाटर पोल्यूशन का नाम देते हैं। जैसे हार्मफुल सब्सटेंस इन वाटर, कि जब पानी के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस आ जाते हैं तो वो हम वाटर पोल्यूशन का नाम देते हैं। जैसे हम देखते हैं गंगा कितनी बार जो है उसके ऊपर चर्चा होती है कि सफाई हुई है या फिर सफाई होनी चाहिए, बट स्टिल हम उसमें कूड़ा वूड़ा फेंक देते हैं, तो भाई पोल्यूशन तो बढ़ेगा ना, ठीक है, गंदगी तो बढ़ेगी, क्योंकि हमने क्या किया, अपने पानी की क्वालिटी को गंदा कर दिया है। टाइप ऑफ वाटर पोल्यूटेंट, और वाटर पोल्यूटेंट के कुछ टाइप है। नंबर वन इज बायोलॉजिकल एंड सेकंड वन इज केमिकल पोल्यूटेंट एंड थर्ड वन इज फिजिकल पोल्यूटेंट। बायोलॉजिकल जो पोल्यूटेंट होता है वो कैसे होता है, जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह ये सब में जब देखने को मिलता है, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, ये सब कब होता है, चिकनगुनिया, ये सब क्यों होता है, मच्छर के पैदा होने से। पानी जहाँ इकट्ठा होगा वहां पे मच्छर आएंगे, मच्छर आएंगे तो वो हमें आसपास जो है कट करेंगे, मतलब एक तरीके से काट वाट जाते हैं कभी हाथ पे पैर पे, तो उससे हमारे को बीमारियां लगती हैं, ठीक है। और पहले के समय में ऐसा नहीं हुआ करता था क्योंकि साफ सफाई बहुत होती थी, लेकिन स्टिल आज जो पॉपुलेशन, फिर से मैं वही पॉपुलेशन का नाम लूंगी बार बार, क्योंकि पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है तो वो वेस्ट ज्यादा पैदा कर रही है, ज्यादा वेस्ट के पैदा होने की वजह से ही आज हमें ये सारी प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, ये मलेरिया, डेंगू, ये सारी चीजें हो रही हैं। सो बेसिकली जो केमिकल पोल्यूटेंट आता है उसमें हैवी मेटल्स वगैरह आ जाते हैं, और जो फिजिकल पोल्यूटेंट होता है उसमें सेडिमेंट्री सॉलिड्स वगैरह का इसका जो है दिया गया एग्जांपल्स, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जो है हमारे सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं, अब आते हैं हम सॉइल पोल्यूशन पे। तो सॉइल पोल्यूशन क्या है, सॉइल पोल्यूशन इज डिफाइंड एज द बिल्डअप इन द सॉइल ऑफ परसिस्टेंट टॉक्सिक कंपाउंड। कुछ टॉक्सिक कंपाउंड्स देखने को मिल जाते हैं, कुछ केमिकल्स, कुछ सॉल्ट, डिसीजेस कॉजिंग एजेंट विच हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ, जो हमारी प्लांट की ग्रोथ को रोक देते हैं, एनिमल की हेल्थ पे भी इफेक्ट डालते हैं, जैसे कि सॉइल का इरोजन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का खत्म होना। क्योंकि हम ये बात समझ पा रहे हैं कि जो हमारी सॉइल है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉइल से हमारे को खाना पीना, रहना, शेल्टर, ये सब चीजें प्रोवाइड होती है। अगर वही चीज खराब हो जाएगी, मतलब जो हमारी अर्थ की जो ऊपर वाली लेयर है, यानी कि जो सर्फेस है, अपर मोस्ट लेयर जो है, अगर उस पर डैमेजेस होने शुरू हो जाएंगे तो पोल्यूशन वहां पे अगर बढ़ेगा तो हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाएगा और हमारी सॉइल इरोजन भी होगी, जो हमने पहले टॉपिक पढ़ रखा है, ठीक है। तो सॉइल पोल्यूशन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, मैं समझाना चाह रही थी, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम मैं बात करूं आप लोगों से, तो वो है आपका नॉइज पोल्यूशन। तो नॉइज पोल्यूशन आपको समझ आ रहा होगा, नॉइज पोल्यूशन कब क्रिएट होता है, नॉइज से होता है, ठीक है। डिफाइन एज रेगुलर एक्सपोजर टू एलिवेटेड साउंड लेवल्स दैट में लीड्स टू एडवर्स इफेक्ट इन ह्यूमंस, जो हमारे ह्यूमंस को एडवर्सली इफेक्ट करता है, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी इफेक्ट करता है। जैसे सुनने की, जैसे कि हम बहुत तेज तेज कहीं डीजे वगैरह बजता है तो उससे हमारे कान में दिक्कत आ जाती है, ठीक है। और धीरे धीरे करके हम जो है कम सुनना लग जाते हैं हमें, ठीक है, पास से जाके सुनना पड़ता है तब हमें समझ आता है, ठीक है। स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, तो ये सारे इफेक्ट देखने। अब हमारा टॉपिक आता है हैजार्डस वेस्ट, जो होता है, जो हमारा hazardous waste is a waste which properties that make it dangerous or capable of having a harmful effect on human health and environment। यानी कि बेसिकली जो ये कैपेबल होता है कि हमारी जो इंसान की जो हेल्थ है या वातावरण को जो है वो हार्मफुल इफेक्ट देता है, ठीक है, जो अच्छा नहीं है हमारे लिए, एक तरीके का वेस्ट ही है, उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है, कुछ ऐसा डेंजरस चीज है जो हमारे को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, साथ साथ हमारे वातावरण को भी खराब करता है,
ठीक है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, जिसमें क्या-क्या आता है, जैसे कि आप लोगों का रिएक्टिविटी है, फायर है, आग वगैरह के जलने से ये सारी चीज़ें वेस्ट हमें नुकसान पहुँचाती हैं। जैसे कि फैक्ट्री एंड ह्यूमन्स, ठीक है? जब आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं और आपस में मिलके कुछ वेस्ट पैदा कर रहे हैं, ठीक है? तो वो आपके किस में आते हैं, हज़ारडस वेस्ट में आते हैं। हज़ारडस वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है बेसिकली द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग, और इसका मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग, इसको हैंडल करना, ढंग से ट्रीट करना, वेस्ट को डिस्पोजिंग करना, वेस्ट मटेरियल को डिस्पोजिंग करना दैट कैन हार्म ह्यूमन हेल्थ और द एनवायरनमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट अगर हम इसका सही से करेंगे तो काफी सारी चीजों से बच जाएंगे, ठीक है। तो ये जो मैनेजमेंट है वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो फैक्ट्री से और जो घरों से जो वेस्ट आ रहा है उसको अच्छे से मैनेज कर लेंगे तो टाइमली बात बन जाएगी, नहीं तो वो हमारे लिए इफेक्ट करेगा और हमारे वातावरण को भी खराब करेगा। नेक्स्ट आता है जो कि बिल्कुल लास्ट है, उसके बाद हमारी ये पूरी बुक समाप्त हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो बेसिकली देखो ग्लोबल वार्मिंग में बताया ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर, जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, जनरली ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये किसकी वजह से हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, कॉज बाय इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, सी हो गए, अदर पॉल्यूटेंट की वजह से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। हीट बढ़ रही है, बहुत गर्मी बढ़ रही है, तभी आप देख रहे हो कि गर्मी तो बढ़ती जा रही है बहुत ज्यादा और सर्दी कम टाइम के लिए पड़ना शुरू हो रही है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है बेसिकली आपको इतना समझना है, जो हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है, ठीक है, और डे बाय डे समझ रहे थे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है उसके कुछ यहाँ पे कॉज बताए गए हैं। सबसे पहले बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो अर्थ की जो हमारी यहाँ पे जो गर्मी बढ़ रही है, जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसमें इसका कारण क्या है, हमारे फॉसिल फ्यूल का बर्न होना, पेड़ों का कटना, ठीक है। और आजकल हम एसी रेफ्रिजरेटर का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट देखा जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि लास्ट है, इन्वायरमेंटल एथिक्स है। तो देखो भाई इन्वायरमेंटल एथिक्स में क्या होता है, एक तरीका इंसान और इन्वायरमेंट का दोनों में आपस में एक रिलेशन होता है, ठीक है। और इंसान को कहीं ना कहीं अपने वातावरण के बारे में कुछ अच्छा सोचना होता है। अगर पेड़ कट रहे हैं तो भाई पेड़ लगा दो, ठीक है। मतलब कुछ वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना, और अगर कुछ नुकसान हो रहा है तो अपने अपने अंदर सुधार लेकर आना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आज हम ये ईवीएस पढ़ रहे हैं तो हमें से काफी सारी नॉलेज मिली है कि अगर हमारा वातावरण कहीं खराब हो रहा है या हम उसको पोल्यूटेंट कर रहे हैं तो हमें उसे नहीं करना चाहिए, वेस्टेज नहीं करनी चाहिए पानी की, या काफी सारी चीजें जो हमने पढ़ी हैं। तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है अपने इन्वायरमेंट। आपकी यहाँ पर अभी ये पूरी बुक यहाँ समाप्त होती है। अब हम कुछ डिस्कशन कर लेंगे, क्वेश्चन पेपर वगैरह, सो दैट जो है अभी तो आपकी मैंने पूरी बुक कंप्लीट करा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।